हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग की बिजनेस स्टडीज की क्लासेस चल रही थी जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे जो प्रबंध है, मैनेजमेंट होता है, उसके प्रिंसिपल्स कौन से होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिजनेस स्टडीज में आपको मेनली जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड होती हैं। और आपके जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि आप बिहार स्टेट की अगर हम बात करें, बीपीएससी की बात करें, टीजीटी पीजीटी कॉमर्स यूपी की जो आती हैं, जेबीटी की जो आती हैं या फिर DSSB की आती हैं, सब में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये बेस जब तक आपका क्लियर नहीं है, आगे एग्जाम्स में आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से ही पुटअप होते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसमें पढ़ेंगे कि हेनरी फ्योल जो थे उन्होंने क्या सिद्धांत दिए थे। इनके 14 सूत्रीय सिद्धांत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था जो टेलर है, FW टेलर, उनका वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत, उनकी साइंटिफिक थ्योरी हमने समझी थी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और किसी तरह की वीडियो चाहिए होगी तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। इसके आपके प्रैक्टिस सेट भी आएंगे, प्रैक्टिस सेट भी मैं अपलोड करूंगी, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ होती जाए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्योल का जो प्रबंध का सिद्धांत है, प्रबंध आप समझ चुके हैं कि प्रबंध क्या होता है। प्रीवियस वीडियो मैंने आपको पढ़ाया था। अगर आपने नहीं देखी हो वीडियोस तो इसकी आपको डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, उसमें लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारी वीडियोस वहां पर आपको मिल जाएंगी। तो फ्योल ने जो क्लासिकल सिद्धांत थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कई तरह की थ्योरीज दी गई थी, कई तरह के सिद्धांत दिए गए थे प्रबंध के। क्लासिकल थ्योरी में इनका सिद्धांत भी फ्योल का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने जो सिद्धांत दिया था कि प्रबंध के क्लासिकल विचारधारा के विकास में फ्योल के प्रशासनिक सिद्धांत महत्वपूर्ण कड़ी का काम करते हैं। जहां टेलर ने कारखाने में जो टेलर थे, मैंने आप लोग को पढ़ाया था, टेलर ने क्या किया था कि एक कारखाने में कार्यशाला जो होती है, कोई काम कर रहे हैं, वो कार्यविधि किस तरह से होगी उसके संबंध में अलग अलग थ्योरीज दी थी। टाइम थ्योरीज दी थी, टायर्ड वाली, थकान हो जाती है, या फिर गति अध्ययन, मोशन स्टडी, दिन का उचित कार्य किस तरह निर्धारित होता है, विवादात्मक मजदूरी प्रणाली क्या है, क्रियात्मक फोरमैनशिप के रूप में काम करने में क्रांति लाने में सफल रहा। लेकिन जो हेनरी फ्योल थे, उन्होंने समझाया था कि जो प्रबंध का कोई कार्य है एवं इसे पूरा करने के लिए किन सिद्धांतों का पालन किया जाए। इन्होंने बताया था कि क्या क्या चीजें करनी चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। जो फ्योल थे, हेनरी फ्योल थे, उन्होंने ये कहा कि जो प्रबंधक का कार्य होता है, क्या कार्य है और उस कार्य को करने के लिए कौन से उसको सिद्धांत अपनाने चाहिए। जैसे कि कारखाना प्रणाली में यदि श्रमिक को कार्य क्षमता का महत्व है, तो जो प्रबंधक को कार्यकुशलता का भी उतना महत्व है। यानी कि जो एक कारखाना है, अगर वहां पर प्रबंधक कितने अच्छे ढंग से कार्य कर रहा है, तो उसी तरह इम्पोर्टेंट है कि किसी प्रबंधक की कुशलता कितनी है, कितनी एफिशिएंसी के साथ वो काम कर पा रहा है। तो फ्योल के योगदान को प्रबंध की कुशलता में सुधार में उसके सिद्धांतों के प्रभाव जो वर्तमान में भी हैं के रूप में समझना चाहिए कि कार्यकुशल कैसे ज्यादा हो सकता है, कैसे ज्यादा एफिशिएंसी के साथ काम कर सकता है। उससे रिलेटेड जो सिद्धांत दिए थे वो हेनरी फ्योल ने दिए थे। थोड़ा सा इनके बैकग्राउंड के बारे में बताया हुआ है कि हेनरी फ्योल क्या थे। 1841 में जन्म हुआ था, 1925 में उनकी मृत्यु हुई है। फ्रांसीसी प्रबंध सिद्धांतकार थे, जिसके श्रम वैज्ञानिक संगठन से संबंधित सिद्धांतों का 20वीं सदी से, इनका कब से ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है, 20वीं सदी से प्रयोग किया जा रहा है। वो 1860 में सेंट एटर्न की खनन अकादमी से खनन इंजीनियरिंग में स्नातक हुए। तो उनकी बैकग्राउंड बताया गया कि कब उन्होंने कहाँ से पढ़ाई करी है। कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से बन जाता है कि कहाँ के थे, तो जैसे यहाँ पर उन्होंने साफ साफ बताया हुआ है कि फ्रांसीसी प्रबंधक थे। तो कई यहाँ पर डायरेक्ट ये पूछ लेता है कि उनका जन्म कब हुआ था या फिर वो कहाँ से के रहने वाले थे, तो आपको यहाँ पर आसानी से उसके आंसर्स मिल जाएंगे। जहाँ से इम्पोर्टेंट है इन्होंने कि कौन कौन से इन्होंने सिद्धांत दिए, कब से इनका प्रारंभ हुआ था। 1888 से 1918 तक प्रबंध निदेशक के पद पर जब उन्होंने कार्य किया था, कहाँ कार्य किया था, कैंपने डी कैमेंट्री पोर्ट चम्बीन डी कैश विल्ले में एक खनन कंपनी थी, जहां पर उन्होंने कार्य किया था। थोड़ा सा नाम आपको अटपटा सा लग रहा होगा क्योंकि फ्रांसीसी कंपनी थी, तो उसी से रिलेटेड नाम है। वहां जब उन्होंने काम किया था और अंत में 1888 से 1918 तक वहां पर प्रबंध निदेशक के पद पे रहे हैं, तो उसके सिद्धांत उत्पादक संगठन के प्रतियोगी उद्यम, जो जिसे अपनी उत्पादन लागत को नियंत्रण में रखना होता है, के संदर्भ में प्रयोग किए जाते हैं। फ्योल पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रबंध के 4 कार्य निर्धारित किए थे, यानी कि पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बताया था कि प्रबंध के क्या कार्य होने चाहिए। उन 4 कार्यों में कौन से उन्होंने पहले बताए थे, नियोजन, संगठन, निदेशन और नियंत्रण। मोस्टली हम लोग पढ़ते भी हैं इनके बारे में। ये 4 कार्य मेनली जो थे उन्होंने बताए। फ्योल के अनुसार किसी औद्योगिक इकाई के कार्यों को इस प्रकार बांटा जा सकता है कि, यानी कि अलग अलग ढंग से किसी भी तरह के कार्यों को हम बांट सकते हैं।
तो वो कौन सा हो सकता है? तकनीकी ढंग से, वाणिज्यिक है, वित्तीय है, सुरक्षा है, लेखाकर्म है एवं प्रबंधन है। तो उन्होंने क्या एक सुझाव दिया था कि एक प्रबंधक में जो गुण होने आवश्यक हैं वे शारीरिक, नैतिक, शैक्षणिक, ज्ञान एवं अनुभव है। उसी सबको मिला करके उन्होंने क्या किया था? अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने 14 सूत्री सिद्धांत यानी 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। कब इसकी जो चर्चा हुई? 1917 में उनकी जो बुक प्रकाशित हुई थी एडमिनिस्ट्रेशन, इंडस्ट्री एंड जर्नली, इसमें उन्होंने विस्तार से इनके बारे में अच्छे से चर्चा की थी। और 1949 में इसको अंग्रेजी में जनरल इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ये जो नाम है थोड़ा फ्रांसीसी में है, और ये वाला जो नाम है जनरल इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट नॉर्मली इसी नाम से पूछा जाता है। तो ये जो इंग्लिश में इसका अनुवाद किया गया था, तो इस बुक में ही उनके सारे सिद्धांत दे रखे हैं और वहां पर ही उन्हें सामान्य प्रबंध का जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा कि सामान्य प्रबंध का जनक कौन है? तो सामान्य प्रबंध का जनक किसे कहा जाता है? हेनरी फ्लोर को कहा जाता है। वैज्ञानिक प्रबंध का जनक कौन है? वो हो जाएंगे FW टेलर, जिसके नोट्स के साथ में बनाते चलिए आप लोग। यहाँ पर आपको शॉर्ट में भी इनका जीवन परिचय मिल जाएगा, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन बुक्स को आप ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं, गूगल पे मिल जाएंगी आपको, तो वहां से भी आप अपने नोट्स बना सकते हैं। कहाँ से कैसे डाउनलोड होंगी तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को बता दूंगी। तो यहाँ पर शॉर्ट में दे रखी है, इससे नोट्स आप बना सकते हैं। अब वो सिद्धांत कौन से हैं आइए देख लेते हैं। पहला सिद्धांत है कार्य का विभाजन, कि कार्य को किस तरह से छोटे छोटे भागों में बांट करके किया जाए कि कार्य करना आसान हो जाए, और जो व्यक्ति जिस कार्य को करने के लिए उत्तम है, उसको ज्यादा अच्छे से काम आता है, वो व्यक्ति उस काम को करेगा तो अच्छा भी होगा, बेहतर भी होगा, कम समय में होगा और कम लागत में होगा। जैसे कि कौन से अलग विभाग हो सकते हैं? वित्त होगा, विपणन होगा, उत्पादन है, मानव संसाधन है, और भी बहुत से विभाग हो सकते हैं। दूसरा है अधिकार एवं उत्तरदायित्व। दूसरा इन्होंने सिद्धांत दिया था कि अधिकार उत्तरदायित्व दो ऐसी चीजें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं कि कुछ राइट्स होते हैं, कुछ अथॉरिटीज होती हैं और कुछ अकाउंटेबिलिटीज होती हैं। उत्तरदायित्व कुछ जवाबदेही भी बनती है। अधिकार कि आप ये कार्य कर सकते हैं, तो जब आपके पास को उन कार्यों का अधिकार मिला है तो आपका उत्तरदायित्व भी बनेगा कि आप उन कार्यों के प्रति जवाब दें कि जो कार्य करने का आपको अधिकार था, क्या आपने उस कार्य को सही ढंग से किया है या नहीं किया है। तो कौन कौन सी चीजें हैं जो उसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, तो ये वाला भी सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अनुशासन का इन्होंने दिया था। अनुशासन में क्या था? उनका कहने का मतलब ये था कि हर जॉब जो होती है, नौकरी जो होती है, उसकी कुछ शर्तें होती है, कुछ कंडीशंस होती हैं, तो वो लगाना या फिर सही ढंग से काम करवाने के लिए अनुशासन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो सही ढंग से कार्य भी नहीं हो पाएगा। फिर था आदेश की एकता, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आदेश की एकता। आदेश की एकता में इन्होंने कहा था कि एक व्यक्ति को दूसरे, क्योंकि एक बड़ी संस्था जब होती है तो वहां पर बहुत से लोग काम कर रहे होते हैं, तो एक व्यक्ति को एक ही से ही आदेश मिले। अगर कई लोगों से एक साथ आदेश मिलेगा तो वो ढंग से काम नहीं कर पाएगा। जब एक व्यक्ति, अच्छा आप ही हैं, किसी चीज को बहुत से टीचर से पढ़ लीजिए, तो कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ और बताएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। किसी एक टीचर से आप पढ़ेंगे जो आपको समझ में आ रहा है, अच्छे से पढ़ा रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, आप ये सारी क्वेरीज को सॉल्व कर रहा है, तो वहां पर आप 10 टीचर के से मत पढ़िए, क्योंकि आप कंफ्यूज होंगे। फिर एक से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। यही चीज यहाँ पर भी है आदेश की एकता में, कि आपको एक व्यक्ति से आदेश मिले, जो भी श्रमिक है, जो भी कार्य कर रहा है, उसको एक व्यक्ति से ही आदेश मिले, कई लोगों से आदेश ना मिले। एक सीधी रेखा के तौर पर आदेश जो होते हैं वो चलते रहते हैं। और नॉर्मली क्या होता है, आदेश जो होते हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं, यानी कि ऊपर जो शीर्ष प्रबंधक है वो उसके मध्य प्रबंधक को, मध्य से जो उसके निचले प्रबंधक को, निचले प्रबंधक जो होता है उसके अंदर जो श्रमिक आ रहे हैं या प्रबंधक आ रहे हैं, उनको आदेश देता चला जाएगा। यही चीज बताई गई है आदेश की एकता के सिद्धांत में। फिर आ जाता है निर्देश की एकता। अभी हमने समझा आदेश की एकता, फिर जो हो जाती है निर्देश की एकता। निर्देश की एकता क्या है? निर्देश की एकता जो होती है कि संगठन को सभी इकाइयों को समन्वित एवं केंद्रित प्रयत्नों के माध्यम से समान उद्देश्यों की ओर अग्रसर होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब ये कि जो भी गतिविधियां, जो भी काम किए जा रहे हैं, तो जो निर्देश किया जाता है, क्योंकि जो लीडर होता है, नेता होता है, नेतृत्व कर रहा होता है, वो निर्देश देता है कि किसी कार्य को कैसे किया जाना चाहिए। उसके अपने इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उनको फॉलो किया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग काम किया जाता है। तो उन्होंने कहा था कि निर्देश जो व्यक्ति दे रहा है वो भी एक ही व्यक्ति से मिलने चाहिए, अलग अलग व्यक्तियों से मिलेंगे तो वहां पर भी कंफ्यूजन उतनी ही क्रिएट होगी। ये हो जाती है निर्देश की एकता। नेक्स्ट आ जाता है सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण। इनका कहना था कि इन्होंने सिद्धांत जो दिया, तो इनका कहना था कि
सामूहिक हितों के लिए, यानी कि एक जब संगठन होता है, संगठन क्या है, व्यक्तियों का एक समूह है जो किसी एक लक्ष्य के लिए मिल करके एक दूसरे के साथ समन्वित होकर के काम करते हैं। तो एक संगठन में व्यक्तिगत हितों को अपने किनारे रख करके सब लोग मिल करके सामूहिक रूप से जो एक संस्था का लक्ष्य है उसके लिए कार्य करते हैं। जैसे कि टीम है, टीम जैसे क्रिकेट की हम बात करें, 11 लोगों की टीम है, तो उनका क्या उद्देश्य होता है? उनका उद्देश्य होता है इंडिया उस जो भी क्रिकेट हो रहा है मैच उसको जीते। उनका ये उद्देश्य नहीं होता कि कोई एक प्लेयर ही 100 रन बना ले, क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा कि अपना विकेट दे भी देते हैं कुछ प्लेयर दूसरे विकेट उसके लिए कि जो है दूसरे का विकेट बच जाए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस टाइम पर मैच को जिताने के लिए। तो वहां पर क्या होता है, अपने व्यक्तिगत हित को किनारे रख करके उस पूरी टीम की भावना के साथ सोचना और जो है एक दूसरे के लिए सपोर्ट करना। जैसे कि एक बॉलर अगर बॉलिंग कर रहा है तो बाकी के 10 जो प्लेयर होते हैं वो साथ देते हैं, तभी तो आउट हो पाता है प्लेयर। वही चीज हो जाती है एक संगठन के लिए कि मिल करके सब एक व्यक्तिगत हित को किनारे रखकर सामूहिक रूप से कार्य करें। फिर आ जाता है कर्मचारियों को प्रतिफल। कर्मचारियों को प्रतिफल का मतलब ये है कि अगर सही उनको प्रतिफल नहीं दिया जाएगा, प्रतिफल क्या होता है, उनको जो भी सुविधाएं हैं या जो उनका पारिश्रमिक है, सारी चीजें दी जा रही हैं, अगर सही नहीं होंगी, संतोषजनक नहीं होंगी, क्षतिपूर्ति सही नहीं मिल रही है उनको, तो वहां पर वो पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। आप किसी से काम कराइए, उसको पूरा प्रतिफल उसका ना दीजिए, इतनी उसकी बन रही है, जो भी पेमेंट कह सकते हैं, क्षतिपूर्ति कह सकते हैं, जो कार्य दशाएं उसको मिलनी चाहिए वो सारी नहीं मिल रही है, तो वो उतनी ज्यादा संतुष्टि के साथ काम नहीं कर पाएगा। तो इसमें उन्होंने कहा था कि कर्मचारियों को उचित प्रतिफल मिलना चाहिए। फिर है केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण दो चीजें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केंद्रीकरण का सेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज को कुछ लोगों के बीच ही केंद्रित रखें। यहाँ पर मेनली बात आती है कि अधिकार की, या फिर कह सकते हैं कि निर्णय लेने की, इन सारी चीजों को क्या करते हैं कुछ ही लोग अपने हाथों में केंद्रित रखते हैं। और विकेंद्रीकरण में क्या होता है, इसको फैला दिया जाता है, छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है, उन अलग अलग भागों को का सर्वेसर्वा या अधिकारी, उच्च अधिकारी नियुक्त कर दिया जाता है, वो व्यक्ति मिलकर के कार्य करते हैं। तो जब हम जो शक्तियों को केंद्रित कर रहे हैं एक ही कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में है, तो वो केंद्रीकरण है। उसको जब फैला दे रहे हैं, छोटे छोटे भागों में बांट दे रहे हैं, उसको भारार्पण भी बोलते हैं, अधिकारों का भारार्पण करना कहा जाता है। उसको दूसरे व्यक्ति को दे रहे हैं, डेलीगेशन कर रहे हैं, तो वो हो जाता है विकेंद्रीकरण। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है सोपान श्रृंखला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से जो है समझिएगा। इसको इंग्लिश में स्केलर चेन बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सोपान श्रृंखला क्या होती है कि किसी भी संगठन में उच्च अधिकारी एवं अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं। उच्चतम पद से निम्नतम स्तर तक की औपचारिक अधिकार रेखा को सोपान श्रृंखला कहते हैं। यानी कि एक उच्च स्तर से नीचे तक जो आ रहे हैं, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, तो नीचे तक एक आते हैं, तो ये क्या हो जाती है, सोपान श्रृंखला होती है। सबसे उच्चतम पद पे जो है व्यक्ति होता है और नीचे वाला सबसे निम्नतम पद पर होता है। जिसमें क्या होता है कि प्योर के शब्दों में संगठनों में अधिकार एवं संप्रेषण की श्रृंखला होनी चाहिए। जो अधिकार होते हैं एक व्यक्ति से दूसरे, दूसरे से तीसरे में हस्तांतरित होते हैं, और संप्रेषण जो होता है नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दोनों तरह से अधोगामी उधरगामी दोनों हो सकता है, कि कोई भी सूचनाएं हैं ऊपर से नीचे भी हस्तांतरित हो सकती हैं, नीचे से ऊपर भी होती हैं। तो आगे की स्थिति को देखें, इन्होंने इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझाया है। कहने का मतलब ये है कि जो भी चीजें हैं एक श्रृंखला में आगे बढ़ती हैं, एक व्यक्ति से दूसरे, दूसरे से तीसरे। अगर कोई बात पहुंचानी है तो ये जो एफ व्यक्ति है, संप्रेषण करना है ए तक, तो जो एफ व्यक्ति है वो डायरेक्ट ए को नहीं बताता, एफ ई को, ईडी को, टीसी को, सीबी को और बी ए तक लेकर के जाता है। यानी कि एक श्रृंखला चलती है, या आदेश है कोई, तो ए से बी को मिलेगा, बी से सी को मिलेगा, सी से डी को, डी से ई को और ई से एफ को मिलेगा। एक श्रृंखला में क्या होता है, काम चलता है, वही इनकी सोपान श्रृंखला कहलाती है। तो इस तरह से कार्य काफी व्यवस्थित ढंग से और सही तरीके से हो पाता है। फिर आ जाता है व्यवस्था। इसमें उन्होंने क्या कहा था कि अधिकतम कार्यकुशलता के लिए लोग एवं सामान उच्च समय पर उच्च स्थान पर होने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि सही ढंग से, सही हिसाब से, एक व्यवस्थित ढंग से काम बिना रुके चलता है, उसके लिए सही व्यक्ति सही जगह पर कार्य पे होना चाहिए। सही जितने भी उत्पादन के लिए आवश्यक चीजें हैं अवेलेबल होनी चाहिए, उपलब्ध होनी चाहिए, जिससे कि उत्पादन कार्य ना रुके। यही है इनका व्यवस्था का सिद्धांत। उसके बाद आ जाता है समता का सिद्धांत। समता में उन्होंने क्या कहा था कि जितने भी कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, किसी को भी पद के अकॉर्डिंग या फिर किसी अन्य तरीके से ऊंचा नीचा नहीं देखना चाहिए, सभी को समान रूप से देखना चाहिए। सभी की
आगे बढ़ने के लिए, जीवन स्तर को सुधारने के लिए, उनको सही अच्छी दशाएं उपलब्ध कराने के लिए, उचित प्रतिफल देने के लिए प्रयास करना चाहिए और सभी को समान रूप से समझना चाहिए। और सभी का एक तरह से क्या होता है कि जो प्रबंधक होते हैं वो जो श्रमिक हैं उनके प्रति अच्छा व्यवहार रखें, उनके साथ कोऑर्डिनेशन बना करके, संप्रेषण उचित बना करके रखें, जिससे कि वो अपनी बात प्रबंधकों को कह सकें और प्रबंधक भी उनकी बातों को सुन सके और उसकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन कर सके, जिससे कि हड़ताल है, तालाबंदी है, विरोध है, ये सब ना उत्पन्न होने पाए। फिर आ जाता है कर्मचारियों की उपयुक्तता। इसमें क्या कहा था फेल ने कि इसमें फेल ने कहा था कि संगठन की कार्यकुशलता को बनाए रखने के लिए कर्मचारियों को आवर्त को न्यूनतम किया जा सकता है। आवर्त क्या होता है यहाँ पर? तो कर्मचारियों का आवर्त का मतलब ये होता है कि क्योंकि एक संस्था जो होती है उसमें लगातार होते हैं, सिलेक्शन होता रहता है, भर्तियां, जैसे कि नॉर्मली समझिए रिक्रूटमेंट आती हैं, उसके बाद जो है सिलेक्शन होता है, चयन किया जाता है, तो ये प्रोसेस क्या होती है लगातार चलती रहती। लेकिन बहुत जल्दी जल्दी जो श्रमिक होंगे अगर छोड़कर जाएंगे और जल्दी जल्दी श्रमिकों को लाया जाएगा तो उनको वापस से पूरी ट्रेनिंग देने में, वापस से सारी टेक्निकल चीजें सिखाने में बहुत टाइम और पैसा वेस्ट होता है। और जब वो सारी चीजें सीख जाएंगे कुछ टाइम के बाद अगर वो चले जा रहे हैं तो उससे क्या होता है, संस्था को नुकसान होता है। इसीलिए बहुत जगह पर एग्रीमेंट होता है, जैसे 1 साल का कि आप 1 साल तक नहीं छोड़ सकते, या आप अगर छोड़कर जा रहे हैं तो आपको 1 महीने पहले से ही क्या होता है बताना पड़ेगा, या 15 दिन पहले उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि अगर आपने वहाँ पर ज्वाइन किया तो इतने टाइम तक आप नहीं छोड़ सकते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे कि जो भी संस्था है उसमें जो कुछ भी आप पर व्यय किया, आपको ट्रेनिंग देने में, सब चीजों में, उसका व्यय को न्यूनतम किया जा सके। यही कहलाता है श्रमिकों का आवर्त, कर्मचारियों का आवर्त। उन्होंने यहाँ पे क्या बताया है, कर्मचारियों का चयन एवं नियुक्ति उचित एवं कठोर प्रक्रिया के द्वारा की जानी चाहिए, लेकिन चयन होने के पश्चात उन्हें न्यूनतम निर्धारित अवधि के लिए पद पर बनाए रखना चाहिए। वही चीज जो अभी मैंने आप लोग को समझाई। उसके बाद आ जाता है पहल क्षमता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको कर्मचारी जो है किसी भी लेवल का हो, चाहे वो प्रबंधक हो या फिर एक श्रमिक हो, सब में कुछ ना कुछ क्वालिटीज होती हैं। तो पहल क्षमता क्या है कि वो अपनी जो भी बात कहना चाह रहे हैं, कुछ नया इनिशिएटिव लाना चाह रहे हैं, उनके माइंड में कुछ नए आइडियाज हैं, तो उनको मौका देना चाहिए कि उन आइडियाज को प्रबंधकों के सामने रख सके, उसको भी इम्पोर्टेंस दें, उनको भी सुनना चाहिए। यही होती है कि मतलब उनको इतना ज्यादा दबाव में रख करके या इतना डिक्टेटर होकर के काम नहीं कराना चाहिए कि उनका जो भी अपना सोच है या विचारधारा है वो उसको दबाया जाए और वो अपनी बात को ना रख सके। यही होती है पहल क्षमता। तो उन्होंने कहा था कि कर्मचारी के जो विकास है उनकी नई नई योजनाओं को लाए, उनको अपनी बात रखने का मौका दे, जिससे कि उनको भी आगे फील हो कि वो भी संस्था का एक हिस्सा है और वो स्वयं अभिप्रेरित होकर के अच्छे से अच्छा कार्य कर सके। उसके बाद आ जाता है सहयोग की भावना। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर कर्मचारियों में प्रबंधकों को लेकर के, जो भी उनके अधिकारी हैं उनको लेकर के आपस में एकजुट मिल करके उसकी भावना नहीं होगी, वो द्वेष रखेंगे आपस में, तो क्या होगा, मतभेद बनेंगे। मतभेद होंगे तो उसका परिणाम भी अच्छा नहीं होगा, इससे संस्था प्रोग्रेस नहीं कर पाएगी या फिर अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएगी। इसलिए सबको मिल करके सहयोग से कोऑर्डिनेट करके काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थे 14 सिद्धांत जो कि प्रबंध की समस्याओं से रिलेटेड थे, या क्या प्रबंध किस तरह से कार्य करे अच्छे से अच्छा, जिससे कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गए होंगे पूरे सारे सिद्धांत कि आपके जो है 2-3 एग्जाम में दे देगा, पूछेगा कौन सा सिद्धांत है। ये हो सकता है कि 3 हो और आपसे पूछे कि कौन सा इसमें से है, तो आपको ये सभी लगा देना है। या स्केलर चेन किसका सिद्धांत है, तो आपको फ्लोल का, हेनरी फ्लोल का है, सीधे आंसर वो हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। बाद में यहाँ पर और डिटेल में थोड़ा सा इन्होंने अलग अलग समझाया हुआ है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर से आपको इसके नोट्स बनाने में बहुत आसानी मिलेगी कि आपको डिटेल में नहीं समझना है, यहाँ से आप सिर्फ डायरेक्ट नोट्स बना लीजिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आइए एक बार देख लेते हैं कि जो है हेनरी फ्लोल ने सिद्धांत दिया था और जो F.W. टेलर ने सिद्धांत दिया था, दोनों के बीच में क्या कंपैरिजन है, जिससे कि कंफ्यूजन हमारी क्लियर हो जाए। पहला इसमें जो पॉइंट दे रखा है परिप्रेक्ष्य का स्तर, तो जो हेनरी फ्लोल थे उन्होंने प्रबंध का उच्चतम फर्शी स्तर देखा था, यानी कि जो हाई लेवल का, या जो आपको बताया था मैंने कि 3 लेवल होते हैं। पहला उच्च स्तरीय होता है, मध्य स्तरीय और निम्न स्तरीय, जो कि फोरमैनशिप वाला था। तो इन्होंने क्या किया था, प्रबंध का उच्च स्तरीय जो था वहां पर की बात करी थी, क्योंकि इन्होंने कुछ आपके आदेश की सिद्धांत जो दिया जाए स्केलर चेन का दिया, तो ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए दिए थे। इस वजह से जो प्रबंध का उच्चतम स्तर जो है उसकी बात करी है। लेकिन जो F.W. टेलर थे उन्होंने कारखाने पर ही सारा अध्ययन उन्होंने किया, सारी स्टडीज करी है, तो उन्होंने कारखाने के लेवल पे किया था। आदेश की एकता,
हेनरी फोल जो थे पूरी तरह से पक्षधर थे कि आदेश की एकता होनी चाहिए, एक व्यक्ति को एक ही व्यक्ति से, एक श्रमिक को या एक किसी भी कार्य करने वाले व्यक्ति को एक ही अधिकारी से ही आदेश प्राप्त हो। जबकि एफ.डब्ल्यू. टेलर का क्या कहना था, इन्होंने इसको महत्वपूर्ण नहीं माना था क्योंकि कार्यात्मक फोरमैनशिप में एक श्रमिक 8 विशेषज्ञों से आदेश प्राप्त करता है। उन्होंने पूरी टीम बताई थी, मैंने आप लोग को दिखाया भी था कि कैसे डिवाइड करके, तो 8 लोगों की टीम पूरी है तो वो व्यक्ति जो कार्य कर रहा है वो उन 8 में से किसी से भी आदेश प्राप्त कर सकता है। फिर आ जाएगा प्रोजनीयता। सार्वभौमिक उपयोगिता हेनरी फोल की हर चीज में आपकी लागू हो जाती है, लेकिन एफ.डब्ल्यू. टेलर का जो है वो विशिष्ट स्थितियों में ही उपयुक्त होगा, जहां पर लागू नहीं होगा। रचना का आधार, इन्होंने व्यक्तिगत अनुभव परीक्षण किया था, जबकि एफ.डब्ल्यू. टेलर जो थे उन्होंने अवलोकन के द्वारा जो इस कार्य को देखा था या समझा था या स्टडीज करी थी। फिर आ जाता है केंद्र, क्या केंद्र था, तो इनका जो था ये देखना चाह रहे थे कि कुशल प्रशासन किस तरह से हो, कैसे सुधारा जा सकता है, कैसे प्रबंधक अधिक कुशलता के साथ कार्यक्षमता के साथ कार्य कर सकता है। जबकि एफ.डब्ल्यू. टेलर ने क्या किया था, उनका मेन था कि उत्पादकता में वृद्धि कैसे हो, किस तरह से ज्यादा प्रोडक्टिव कार्य को किया जा सके। फिर आ जाता है 6 वाला व्यक्तिगत व्यक्तित्व, इसमें हेनरी फोल ने क्रियान्वयक था और उनका एफ.डब्ल्यू. टेलर का नाम ही क्लियर है, वैज्ञानिक है। फिर है अव्यक्ति का सिद्धांत, तो यहाँ पर क्रियात्मक प्रबंधक का सिद्धांत एक क्वेश्चन सीधे सीधे बनता है कि क्रियात्मक प्रबंधक का सिद्धांत किसने दिया था, तो कौन हो जाएंगे, हेनरी फोल हो जाएंगे। फिर एफ.डब्ल्यू. टेलर ने वैज्ञानिक का दिया था, तो आप जानते ही हैं। अव्यक्ति सिद्धांत, तो हेनरी फोल का क्या है, प्रशासन के सामान्य प्रबंध का, और एफ.डब्ल्यू. टेलर का है वैज्ञानिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से जो है समझ लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आपके बनेगा तो इसी से ही आंसर आपका आसानी से निकल आएगा। इसको पूरा कंप्लीटली पढ़िए, डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की बुक से। तो आपकी जितने भी एग्जाम्स कॉम्पिटिटिव होते हैं जो कॉमर्स से रिलेटेड हैं, वहाँ पर आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, हमने पढ़ा हेनरी फोल के 14 सूत्री सिद्धांत कौन से थे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।